हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी और अपने कादरी कोचिंग क्लासेस के माध्यम से आप सभी लोगों को आज कुछ विशेष थियरियों के विषय में अध्ययन कराने चल रहे हैं। इसके पहले आपने थियरी ऑफ इवोल्यूशन देखा। जो थियरी ऑफ इवोल्यूशन मैंने पढ़ाया था उसमें सिर्फ इवोल्यूशन की थियरी के विषय में एक समरी आपको दी गई थी, और आज हमारी थियरी जो है, इंपॉर्टेंट थियरी जो है हमारी चलेगी म्यूटेशन पर, उत्परिवर्तन पर। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर ये थियरी ऑफ म्यूटेशन, उत्परिवर्तन की जो थियरी है, तो यह थियरी किस प्रकार से वर्क करती है, किस प्रकार से कार्य करेगी और किस प्रकार से इसका स्टडी किया जाएगा, तो उसके अध्ययन की सुविधा के लिए सबसे पहले मैं आपको कुछ बातों को विशेष रूप से बता देना चाहता हूं। आपने इस थियरी के विषय में आपने देखा, लैमार के विषय में बताया गया, डार्विन के विषय में बताया गया, ह्यूगो डी व्रीज के विषय में बताया गया। मैंने जब आपको हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी बताया था, हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी में जब मैं हिस्ट्री ऑफ जूलॉजी डिस्कस कर रहा था, जूलॉजी के पार्ट 1 में, पार्ट 2 में, पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट में मैंने रिलीज किया है। हमारा 2 एपिसोड 2 पार्ट में रिलीज हुआ है। तो जब मैं अपने इस पार्ट 2 में डिस्कस कर रहा था जूलॉजी का, तो जूलॉजी में मैंने आपको लैमार के विषय में बताया, डार्विन के विषय में बताया, और लैमार और डार्विन के साथ साथ ह्यूगो डी व्रीज के विषय में बताया। और यह भी मैंने बताया कि इन्होंने विकास के इतिहास का जो है पूरी तरह से वर्णन किया हुआ है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज देखिएगा, मैं एक एक करके थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करते हुए चल रहा हूं, और ह्यूगो डी व्रीज की थियरी तक हमको आपको चलना है। तो आप लोग पूरी तरह से तैयार हो जाइए। मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी और मेरा कोचिंग चैनल है कादरी कोचिंग क्लासेस। मैं अपने इस कादरी कोचिंग क्लासेस के माध्यम से मैं फिर से प्रारंभ कर रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, आप लोग बहुत ही आनंद आएगा, बहुत ही इंटरेस्ट आपको आएगा कि क्या है वास्तव में इवोल्यूशन हुआ कैसे है। आपके मन की सारी भ्रांतियां दूर हो जाएंगी। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले मैं इस विकास के कल्पना का पिता कहा जाता है एनाक्सीमेंडर को, जो बिफोर क्राइस्ट थे। मैंने इसके विषय में हिस्ट्री ऑफ जूलॉजी में आपको सारी बातों को बता दिया है, और आज मैं आपको बताने चल रहा हूं लैमार्कियनिज्म। लैमार्कियनिज्म मींस लैमार्कवाद। लैमार्क ने अपनी थियरी में क्या बोला है और किस प्रकार से बोला है और क्या क्या बोला है। माय डियर फ्रेंड्स, लैमार्क का पूरा नाम है जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क। जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क, मैंने बताया था आपको कि लैमार्क का जन्म जो है 1744 में हुआ था और मृत्यु जो है 1829 में हुई थी। ध्यान दीजिएगा, इनका बर्थ 1744 में और डेथ 1829 में, और इनकी जो पुस्तक छपी थी फिलोसॉफिक जियोलॉजी, वह 1809 में छपी थी। ध्यान दीजिए माय डियर फ्रेंड्स, 1809 में ही चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन का जन्म भी होता है। ध्यान से सोचिए कि 1809 में चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन का, आपके याद करने का तरीका मैं बता रहा हूं कि 1809 में चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन का जन्म भी होता है, और 1809 में इनकी पुस्तक छपती है फिलोसॉफिक जियोलॉजी। और 1856 में चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने अपनी पुस्तक जो है प्रकाशित किया, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। सो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार आइए फिर से चलते हैं। सबसे प्रख्यात वैज्ञानिक या फिलोसोफर जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क के विषय में। जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क, इन्होंने जो अपने सिद्धांत दिए, इनके सिद्धांतों को लैमार्कवाद के नाम से जाना गया, कि इनके जो दिए गए सिद्धांत थे सबके सब लैमार्कवाद कहलाए। अब आपको यह देखना है कि लैमार्कवाद की थियरी क्या कहती है। तो लैमार्कवाद की थियरी, मैंने कहा कि लैमार्कवाद ने अपनी जो थियरी दिया है, जरा सा देखिएगा ध्यान से, आप लोग ब्लैक बोर्ड पर देखिएगा, यहाँ पर दिया गया है, व्हाइट बोर्ड पर जो है दिया गया है लैमार्कियनिज्म, लैमार्कवाद। माय डियर फ्रेंड्स, अगर लैमार्कवाद को ध्यान में रखते हैं तो लैमार्कवाद को देखिए डिवाइड कर दिया गया इस 4 पार्ट में, अर्थात लैमार्क ने अपनी थियरी को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया।
लैमार्क ने अपनी थियरी को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला पार्ट है डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट, वातावरण का सीधा प्रभाव, डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट। दूसरा है टेंडेंसी टू इंक्रीज इन साइज, मतलब बढ़ने की प्रवृत्ति, उनके अंदर बढ़ने की प्रवृत्ति, कैसे बढ़ रहा है, टेंडेंसी टू इंक्रीज इन साइज। थर्ड है इफेक्ट ऑफ यूज एंड डिसयूज थ्योरी ऑफ ऑर्गन, अंगों के उपयोग और अनुपयोग। इनका चौथा सिद्धांत देखिए, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, उपार्जित लक्षणों की वंशानुगत। माय डियर फ्रेंड्स, आइए थोड़ा सा डिस्कस कर लिया जाए इस विषय पर, फिर हम जो है ह्यूगो डे व्रीज की थियरी पर पहुंचते हैं। डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, लैमार्क ने कहा कि वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है, किसी भी जीव के डेवलपमेंट के लिए उसके ऊपर वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है। अगर वह जीव अपने उस वातावरण के अनुकूल अपने को बना लिया, अपने को वातावरण के अनुकूलित कर लिया, तो इसका सीधा सा अर्थ यह होता है कि वह जीव उस वातावरण में जीने का अधिकारी है। अगर उसने जो है अपने को वातावरण के अनुकूल नहीं बना पाया, अपने को क्लाइमेट के अनुसार नहीं डाल पाया, तो वह जीव उस वातावरण में जीने का अधिकारी नहीं है। सपोज दैट विंटर सीजन है, विंटर सीजन में एनिमल्स को सरवाइव करना है। विंटर सीजन में एनिमल्स, वही एनिमल सरवाइव कर पाएगा जो एनिमल्स पूरी तरह से, आप देखेंगे कि वो जो है अपने को कवर कर सकता हो, ढक सकता हो। अर्थात अगर वो अपने को पूरी तरह से कवर नहीं कर पाएगा तो ठंडक से उसके लंग्स वगैरह सीज हो जाएंगे और रेट ऑफ रेस्पिरेशन ब्रेक हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में उसकी डेथ भी हो सकती है। तो आपने देखा कि इस तरह से जो है क्लाइमेट का कैसे इफेक्ट हो रहा है। समर सीजन में देखिए माय डियर फ्रेंड्स, समर सीजन में ये देखा गया कि अगर समर सीजन में एनिमल्स अपने को सरवाइव कराना चाह रहा है, अपने को डेवलप करना चाह रहा है, अपने को बढ़ाना चाह रहा है, तो उस तरह से उसको समर सीजन के कंडीशन में डेवलप करना होगा। तो कभी रेन का सीजन आ गया, बरसात का महीना आ गया, बाढ़ आ गई, बाढ़ में तो कोई एनिमल अगर चला जाएगा नदी में तो मर जाएगा, रिवर में चला गया तो मर जाएगा। पोल्स में डिचेज जो पूरी तरह से भरे हुए हैं, ऐसे जगहों पर एनिमल्स को उससे जो अपने को अगर सरवाइव करना है तो ऐसे जगहों से अपने को दूर करना होगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपने देखा कि थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, वातावरण का सीधा प्रभाव, ताप का प्रभाव हो सकता है, टेम्परेचर का इफेक्ट मैंने बताया अभी आपको हो सकता है, रेन का इफेक्ट हो सकता है, विंटर का इफेक्ट हो सकता है, तेज हवाओं का, आंधियों का इफेक्ट हो सकता है। तो इस तरह से अपने को प्रोटेक्ट करना, सुरक्षित करना है। अचानक आंधी आ रही हो तेजी के साथ जाकर के पेड़ के नीचे बैठ जाए, और अगर एनिमल जाकर के पेड़ के नीचे बैठ जाता है तो क्या होगा कि डालियां टूट करके उसके ऊपर गिर जाएंगे और उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तो मैंने कहा कि डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, जैसे जैसे वातावरण का सीधा प्रभाव, वातावरण के सीधे प्रभाव से हमारा अभिप्राय यह है वही एनिमल वातावरण में जीने का अधिकारी होगा, वही एनिमल वातावरण में जीने का अधिकारी होगा जो वातावरण के प्रति अपने को पूरी तरह से अनुकूलित कर ले। अर्थात जो जीव अपने को वातावरण के प्रति अनुकूलित नहीं कर पाएगा वो जीने का अधिकारी नहीं होगा। आइए अगली थियरी में डिस्कस करते हैं। टेंडेंसी टू इंक्रीज इन साइज, बढ़ने की प्रवृत्ति इनकी क्या है? बढ़ने की प्रवृत्ति से हमारा आशय यह होता है कि सभी जीवधारियों में अपनी योग्यता के अनुसार वृद्धि करना है। योग्यता के अनुसार उनकी वृद्धि होती है। अगर हम आपसे बोले कि आप देखिए हमने 22 फुट का एक लंबा सा आदमी देखा, क्या आप बिलीव करोगे? कभी नहीं करोगे। कितना लंबा आदमी कहां होता है? अगर हमने कहा कि आज हमने एक हाथी को देखा जिसकी लंबाई 3.5 सेंटीमीटर थी, बिलीव करोगे? बिल्कुल नहीं करोगे। हाथी का इतना छोटा सा बच्चा कैसे हो सकता है? तो ये क्या है? टेंडेंसी टू इंक्रीज इन साइज है। उस हर जीव का अपनी लंबाई बढ़ाने का एक जो है सर्वोत्तम और एक प्रवृत्ति है, वो उतनी ही लंबाई तक जा सकता है, उससे ज्यादा लंबाई नहीं। साथ ही साथ उसकी जनरेशन को भी चलाने का है प्रोसेस है कि अगर वो लंबाई को बढ़ा रहा है, लंबाई अगर उसकी बढ़ रही है, वातावरण के प्रति लंबाई बढ़ रही है, तो जाहिर सी बात है कहीं न कहीं से उसके ऊपर क्लाइमेट का इफेक्ट आ रहा है।
अगर आवश्यकता के अनुसार वातावरण से ज्यादा उसकी लंबाई बढ़ रही है तो सीधी सी बात हो गई कि कहीं न कहीं से उसके ऊपर वही जो है क्लाइमेट का इफेक्ट आ रहा है। अगर क्लाइमेट का इफेक्ट नहीं आ रहा है तो अपनी लंबाई को नहीं बढ़ा पाएगा। तो इस तरह से मैंने कहा कि डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, वातावरण का सीधा प्रभाव। आइए थर्ड थियरी में देखते हैं, यूज एंड डिसयूज थ्योरी ऑफ ऑर्गन। लैमार्क के अनुसार जिस जीव ने अंगों का उपयोग किया उसका ज्यादा विकास हुआ, जिस जीव ने अपने अंगों का जिस अंग का उपयोग कम किया उसका विकास ही नहीं हुआ। अर्थात आप देख रहे हैं ना, हमारी 5 फिंगर्स हैं, हमारी 5 फिंगर्स में क्या सारी फिंगर्स की साइज एक जैसी है? बोलिए, क्या सारी फिंगर की साइज एक जैसी है? बिल्कुल नहीं है। ये फिंगर सबसे छोटी है, सबसे छोटी फिंगर है, और इसकी साइज या बड़ी फिंगर, सबसे बड़ी फिंगर आप मिडिल की फिंगर देख रहे हो जो सबसे बड़ी फिंगर है। तो इन सारे फिंगर की साइड में आप देख रहे हैं एक चेंजिंग दिखाई दे रही है, एक चेंजिंग दिखाई दे रही है। थंब इस साइड में है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप देखेंगे आज हम थंब को इस तरह से फोल्ड कर ले रहे हैं, ऐसे कर ले रहे हैं, लेकिन एक कंडीशन ऐसी थी, हमारी अंगुलियां इस प्रकार से थी, और किसी भी ऑब्जेक्ट को कैच कर जब मनुष्य वृक्षाश्रयी था तो कैच करने के लिए इस तरह से आप देख सकते हैं किस तरह से कैच करने के लिए बनाया गया। ग्रिप बनाने के लिए जो है राइट एंगल पर जो है इसका डेवलपमेंट हुआ। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह से आपने देखा कि जो है इसमें परिवर्तन आया है, इफेक्ट ऑफ यूज एंड डिसयूज थ्योरी ऑफ ऑर्गन। जिस अंग का उपयोग ज्यादा किया जाएगा वो ज्यादा विकसित हो जाएगा, और जिस अंग का उपयोग बिल्कुल नहीं किया जाएगा वो कम विकसित होगा। ध्यान दीजिएगा, इस पर भी वैज्ञानिकों का ऑब्जेक्शन आया है। ढेर सारे वैज्ञानिकों ने इस पर भी ऑब्जेक्शन किया कि इस अंग का उपयोग ही नहीं है, इस जीव में इस अंग का उपयोग ही नहीं। कैमरर ने किया, मैक्डूगल ने किया, अपने एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया कि इस जीव में, इस एनिमल्स के, इस जीव के इस ऑर्गन में किसी प्रकार का कोई वो नहीं है, कोई यूज नहीं है, इसको काट दिया जाए। अगर उसकी पूंछ को काट दिया जाए, उसका कोई यूज नहीं है, जाहिर सी बात है कि एक समय ऐसा होना चाहिए कि उसकी पूंछ पूरी तरह से समाप्त हो जानी चाहिए, लेकिन क्या ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं हुआ। तो अगर डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट है तो इस तरह से जीवों को पूरी तरह से समाप्त हो जाना, उनकी पूंछ को पूरी तरह से समाप्त हो जाना चाहिए, उनके उस अंग को पूरी तरह से समाप्त हो जाना चाहिए जिस अंग का उपयोग वे नहीं कर रहे हैं। यूज एंड डिसयूज थ्योरी ऑफ ऑर्गन आप पढ़ रहे हो, अंगों के उपयोग और अनुपयोग आप पढ़ रहे हो। सो माय डियर फ्रेंड, अंगों के उपयोग का मतलब होता है हम जिस अंग का उपयोग ज्यादा करेंगे उसका डेवलपमेंट ज्यादा होना है, और जिस अंग का उपयोग कम करेंगे उसका डेवलपमेंट कम होना है। आप बताएं, क्या हमेशा आप कान से ज्यादा सुनते रहे हैं, या आप हमेशा आप कान के बाहर रहे हैं? ऐसा तो नहीं है ना। फिर हमारे कहा जाता है कि हमारे कान की साइज बहुत ज्यादा बड़ी थी, जैसे मक्खियों को जो है भगाने के लिए पशुओं की तरह से अपने कान को हिला लिया करते थे। लेकिन आज की कंडीशन क्या बता रही है? हमारे कान के पिन्ना छोटे हो गए हैं, ये पिन्ना छोटे हो गए हैं, तो ये छोटे हो गए तो ये मोबाइल नहीं है, घूम नहीं सकते, इनमें मूवमेंट नहीं हो सकता है, ये इमूवेबल है, मूवमेंट नहीं हो सकता है। तो आप देख रहे हो कि क्लाइमेट जिस तरह से चेंज हुआ है, बदलते वातावरण के प्रति अनुकूलन, क्लाइमेट के चेंज होने के साथ साथ मैंने अपने बॉडी में भी चेंजिंग किया। आज क्या है, हॉट वो तो कंडीशन आ जाती है, हम और आप टी शर्ट पर हो जाते हैं, और विंटर सीजन आ जाती है, हम और आप स्वेटर जैकेट क्या क्या नहीं पहनते। होता है कि नहीं होता है? ये थियरी होती है लैमार्क और डार्विन की। तो आइए देखते हैं, थोड़ा सा और भी आगे बढ़ते हैं। इनका सबसे लास्ट का सिद्धांत देखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, अर्थात उपार्जित लक्षणों की वंशानुगत। यहीं पर आप ध्यान देना है, उपार्जित लक्षणों की वंशानुगत का अर्थ यह होता है बाह्य रूप से अर्जित किए हुए लक्षण। उपार्जित लक्षण मीन्स बाह्य रूप से अर्जित किया हुआ लक्षण, उसकी वंशानुगति हो, अर्थात जो कैरेक्टर बाह्य रूप से अर्जित किया जाएगा। मैं पढ़ा रहा हूं और मेरा बच्चा जो है वो टीचर नहीं है, पढ़ा नहीं रहा है, वो सिंगर है, तो मेरा कैरेक्टर तो पढ़ाने का है ना, लेकिन मेरे बच्चे का कैरेक्टर सिंगर का हो गया, गाने का हो गया, मेरे बच्चे का कैरेक्टर डांस करने का हो गया, मेरे बच्चे का कैरेक्टर चला गया दूसरे टॉपिक पर। तो क्या अगर यह थियरी क्लियर है कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, तो मेरा कैरेक्टर मेरे बच्चे में आना चाहिए था, उसको भी टीचर बनना चाहिए था।
लेकिन वो टीचर न बन करके कोई कुछ और बन रहा है, तो यह कहां का इनहेरिटेंस हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, वाह रूप से अर्जित किया हुआ। मैं माता के पेट से इसको पढ़ करके नहीं आया था, मैं आकर के जो है इस संसार में इसको पढ़ा और आपको पढ़ा रहा हूं। तो यह मैंने वाह रूप से पढ़ाई करना सीखा, वाह रूप से इस शिक्षा को अर्जित किया, और इसकी वंशानुगत नहीं होगी। इसकी वंशानुगत तब होगी जब आने वाला व्यक्ति भी उतना ही पर जो अपने को अभ्यास करे। गायक का बेटा गायक नहीं हो सकता, जबकि लमार के अनुसार गायक के बेटे को गायक होना चाहिए। रीजन क्या दिया कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, गायकी को मैंने बाहर रूप से सीखा, तो अब मैंने सीख लिया तो मेरे आने वाली जितनी भी पीढ़ियां हैं, जितनी भी संतानें हैं, सब क्या गायक होंगी? बिल्कुल नहीं हो सकती। तो इनकी ये थियरी विवाद का विषय बन गई माय डियर फ्रेंड्स। इनकी ये थियरी इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर जो है, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, ये विवाद का विषय बन गई। और अपनी बुक का शीर्षक भी इन्होंने यही दे दिया। चार्ल्स जो है जीन बैप्टिस्ट डिलेमा ने अपनी थियरी में अपनी पुस्तक का शीर्षक भी यही दे दिया। क्या दिया? इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, उपार्जित लक्षणों की वंशानुगत। माय डियर फ्रेंड्स, अगर उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति होगी तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति होगी तो क्या कोई जीव वाह रूप से अर्जित किए हुए लक्षणों के आधार पर अपने जीवन यापन को कर सकता है? अगर वह जीव अपने जीवन यापन को नहीं कर सकता है तो उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का होना संभव नहीं है। उपार्जित मतलब होता है वाह रूप से अर्जित किया हुआ, वाह रूप से अर्जित किए हुए लक्षणों की, कैरेक्टर की वंशानुगति हो, अर्थात एक के बाद एक उनकी वंशानुगति चलती रहे, उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति बोली गई। तो ऐसा नहीं देखा गया। अर्थात डार्विन ने एक जैव विकास की एक सीढ़ी, एक नींव रख दिया, एनाक्सिमेंडर ने नींव रखा, थेल्स ने नींव रखा, एम्फिडोक्लिस ने नींव रखा, अरिस्टोटल ने नींव रखा, थियोफ्रस्टस ने नींव रखा। उसी थियरी को आगे बढ़ा दिया जीन बैप्टिस्ट डिलेमार्क ने। गैप फेज के बाद आपको मैंने पढ़ाया है, हमारे पिछले जो अपलोड मैंने किए हैं अपनी पिछली थियरी को, उसमें आप देखिए, जब मैंने हिस्ट्री ऑफ जूलॉजी और हिस्ट्री ऑफ बॉटनी को डिस्कस किया, उसमें मैंने गैप फेज का डिस्कस किया है। गैप फेज का अर्थ होता है कि काफी लंबे अरसों तक, काफी लंबे समय तक, लगभग 1200 से 1500 सालों तक विज्ञान ने कोई जो है डेवलपमेंट नहीं किया। जो थियरी उसके पहले के फिलॉसफर की रही वही थियरी आगे चलती रही माय डियर फ्रेंड्स। थियरी का इवोल्यूशन, थियरी का डेवलपमेंट वहीं पर ब्रेक हो गया, रुक गया। अब मैं आगे बोलने चल रहा हूं। इस तरह से आपने लेमार्क की थियरी को देखा, इंगिलास की थियरी रही है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, उपार्जित लक्षणों की वंशानुगत, जो विवाद का विषय बन गई। और विवाद के विषय बनने का रीजन मैंने बताया कि गायक का बेटा ना तो गायक हो सकता है, पहलवान का बेटा बिना प्रयास किए पहलवान नहीं हो सकता है, लोहार का बेटा बिना वर्क किए लोहार नहीं हो सकता है, तो वादक का बेटा बिना अभ्यास किए वादक नहीं हो सकता है। तो इस तरह से आपने देखा कि एक नए फील्ड में जाने के लिए उसको फिर से कुछ न कुछ सीखना होगा। बिना सीखे, बिना कुछ किए वह अपने कैरेक्टर को एडॉप्ट नहीं कर सकता। आइए आगे देखते हैं। हमारी अगली थियरी आती है डार्विनिज्म की। डार्विन ने क्या बोला, आइए देखते हैं डार्विन की थियरी क्या बोल रही है माय डियर फ्रेंड्स। डार्विन की थियरी में जो है टोटल 6 थियरियां आती हैं डार्विन की, 6 थियरीज है डार्विन की। पहली थियरी में डार्विन बोल रहे हैं इनॉर्मस रेट ऑफ फर्टिलिटी। क्या बोल रहे हैं? इनॉर्मस रेट ऑफ फर्टिलिटी, संतान उत्पन्न करने की प्रबल क्षमता। भाई ये बात तो मैं मानता हूं। दोनों वैज्ञानिकों ने जिराफ का एग्जांपल लिया, इसको मैं मानता हूं। और संतान उत्पन्न करने की प्रबल क्षमता, ये डार्विन की थियरी है। तो आइए माय डियर फ्रेंड्स, थोड़ा सा डार्विन के विषय में एक लाइन सीख लिया जाए, एक लाइन जान लिया जाए कि वास्तव में डार्विन ने क्या कहा। डार्विन का पूरा नाम है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन।
इनके पिता थे चार्ल्स रॉबर्ट वारेन डार्विन, और डार्विन वायरस चार्ट थियरी एक है, डार्विन वायरस चार्ट थियरी। डार्विन वायरस के साथ मिलकर के एक थियरी का बनाए जिसको डार्विन वायरस चार्ट थियरी बोला जाता है। तो चूंकि वायरस अंग्रेज वैज्ञानिक थे और वास्तव में इन सभी का आपस में एक कॉम्बिनेशन बना दोनों वैज्ञानिकों का, और एक इवोल्यूशन का एक इतिहास, इवोल्यूशन की एक थियरी दे दी गई जिसको कहा गया डार्विन वायरस थियरी। और डार्विन वायरस थियरी में मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने आपसे पहले बताया था कि डार्विन, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन का जन्म जो है वो 12 फरवरी को इन 1809 में 1809 में, मैंने कहा ना, जब लैमार्क की पुस्तक का विमोचन होता है, लैमार्क की पुस्तक को प्रकाशित किया जाता है, उसी साल जाकर के चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन का जन्म होता है। डार्विन का पूरा नाम है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। डार्विन का जन्म होता है 1809 में, 1809 में। और इनके पिता मैंने बताया चार्ल्स रॉबर्ट वारेन डार्विन, जो प्रकृति प्रेमी थे, प्रकृति से उनके वो बहुत ही लगाव था, प्रकृति प्रेमी थे। प्रकृति प्रेमी थे, यह कैरेक्टर तो इनके अंदर भी था, ये भी प्रकृति प्रेमी थे, लेकिन वास्तव में ये कैरेक्टर अपने साथ साथ डार्विन जो है वो मुख्य रूप से सूसबरी में एक डॉक्टर के पद पर तैनात थे। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद सूसबरी एक स्थान है, तो इनके पिता वहीं पर डॉक्टर थे, चार्ल्स रॉबर्ट वारेन डार्विन, जहां पर डार्विन भी कुछ समय जाकर के अपने पिता के साथ सहयोग करते रहे। लेकिन ध्यान रहे कि इन्होंने उनके कार्य में सहयोग किया है, न कि उनके साथ जो है ये डॉक्टर की प्रैक्टिस की है, नहीं। इन्होंने इवोल्यूशन के सिद्धांतों की व्याख्या किया है, जैव विकास के सिद्धांतों की व्याख्या किया है। इन्होंने उनके साथ मिलकर के डॉक्टरेट की डिग्री यही थी इनके पास, तो अपने पिता का सिर्फ हेल्प किया है, उन्हीं के साथ रहने का उनका हेल्प किया है। इनके पिता को कुत्तों से बहुत अधिक प्रेम था, जहां भी जाते अपने साथ सुबह शाम हमेशा जो है कुत्ते को साथ लिए रहते। अर्थात जाहिर सी बात हो गई कि प्रकृति से उनको प्रेम था, अन्य जीवों से उनको प्रेम था, तो वो कैरेक्टर इनके अंदर भी आया, इनको भी प्रकृति से प्रेम था। और प्रकृति से प्रेम होने की वजह से इन्होंने जो है अपनी थियरी को लिखना स्टार्ट किया। ध्यान दीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स, सन 1831 में 1831 में इन्होंने कैम्ब्रिज से स्नातक की डिग्री लिया। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से इन्होंने स्नातक की डिग्री लिया है, और स्नातक की डिग्री लेकर के इनके जो गुरु रहे, जो इनको टीच करते थे, पढ़ाते थे, डॉक्टर हैंसलो, उनका नाम था डॉक्टर हैंसलो। उन्हीं के सर्वेक्षण में, डॉक्टर हैंसलो के सर्वेक्षण में डॉक्टर हैंसलो के सर्वेक्षण में एच.एम.एस. बीगल, जहाज का नाम पूरा याद रखिएगा, एच.एम.एस. बीगल नाम के एक जहाज पर, जहाज का नाम था एच.एम.एस. बीगल नामक जहाज से ये निकल गए। और निकल गए तो यह जहाज इनका जो है 27 दिसंबर सन 1831 को निकला। ध्यान से नोट करिएगा, 27 दिसंबर सन 1831 को निकला। उस समय डार्विन की आयु 22 साल थी, 22 ईयर्स थी, और समुद्री यात्रा पर ये निकले, और निकलते गए अपना धीरे धीरे समुद्री यात्रा करते रहे, मुसलसल लगातार जो है 5 सालों तक अध्ययन करने के उपरांत फिर से वहीं पर पहुंच गए जहां से गए थे, वापस आ गए। लगातार 5 सालों तक अध्ययन करने के पश्चात फिर वहीं पर आ गए जहां से गए थे। तो क्या किया इन 5 सालों में? अन्य स्थानों पर जाते रहे, घूमते रहे, देखते रहे, और वहां के क्लाइमेट के विषय में बताते रहे, समझाते रहे लोगों को। उसके बाद वहां पर अध्ययन भी करते रहे, क्योंकि उन्हीं के साथ जो है सर डार्विन के साथ हैंसलो जो इनके गुरु थे,
वो भी सर्वेक्षण में लगे हुए थे। तो जहां भी जाते, जिस द्वीप पर समुद्री यात्रा कर रहे हैं, जिस द्वीप पर जाते, आइसलैंड वगैरह पर जाते, वहां पर अपने जहाज को रोक करके उतर जाते और उतर करके वहां पर रहने वाले जीवों के विषय में, वहां की प्रकृतियों के विषय में अध्ययन करते, समझते। तो जाते समय इनको जो है यात्रा के दौरान इनको एक द्वीप मिलता है जिसका नाम है गालपैगोस। गालपैगोस द्वीप पर पहुंचते हैं, वहां पर एक विशेष प्रकार की पक्षियों का झुंड देखते हैं। गालपैगोस नामक एक द्वीप पर पहुंचते हैं, वहां पर एक विशेष प्रकार की पक्षियों का झुंड देखते हैं और उन पक्षियों के झुंड को ही नहीं देखा है। देखिए फिलोसफर का दृष्टिकोण है यहाँ पर, झुंड को नहीं, झुंड के साथ साथ उनके वीक चोंच को देख रहे हैं, वीक को दांत, उनके मुंह को देख रहे हैं, चोंच को देख रहे हैं। ये देखा कि इन पक्षियों के साइज तो डिफरेंट है, कोई बड़ी है, कोई छोटी है, कोई इधर इस तरह के, उस तरह चेंजिंग आ रहा है साइज में, परंतु क्या देख रहे हैं कि चोंच वीक जो है वो एक समान है। तो ऐसे पक्षियों के समूह को इन्होंने कहा डार्विन द फिंचे, अपने नाम पर रखा डार्विन द फिंचे। उन पक्षियों के समूह को कहा, क्या बोला, डार्विन द फिंचे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आपने इसके बाद, इनके थियरी के बाद माल्थस की थियरी को पढ़ा होगा, अल्फ्रेड रसेल वेलेस चार्ट पढ़ा होगा, हर्बर्ट स्पेंसर चार्ट पढ़ा होगा। तो मैं इसके विषय में न बता करके, डार्विन ने, ध्यान दीजिएगा कि अपने पूरे यात्रा के दौरान 13 विशेष प्रकार की जातियों का अध्ययन किया है। और आइए अब एक एक करके थोड़ा सा अध्ययन करते चले। इन्होंने अपनी जो पुस्तक लिखा है ऑन द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, अगर ये देखा जाए इनकी पुस्तक ऑन द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक वर्णवाद द्वारा नई जातियों का विकास, तो बाइबिल के बाद संसार में पढ़ी जाने वाली संसार की जो दूसरी सबसे बड़ी पुस्तक है ये। क्लियर? बाइबिल के बाद पढ़ी जो है ऑन द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, संसार की सबसे दूसरी बड़ी पुस्तक है। जिस पुस्तक के विषय में आपने पढ़ा, आपने लिखा है, जिस पुस्तक को, जिस पुस्तक में आपने अपने सिद्धांतों का वर्णन किया है, वह बाइबिल के बाद पूरे संसार में दूसरे स्थान पर आती है, जो पढ़ी जाती है। अन्य बुकों से कंपेयर नहीं किया गया कि कौन सी बुक सबसे ज्यादा पढ़ी गई, परंतु 2 बुकों का कंपेयर किया जा रहा है। या एक पवित्र बुक है बाइबिल और दूसरे बुक इनकी, अगर बाइबिल को सबसे ज्यादा पढ़ा जाता रहा तो दूसरे स्थान पर इनकी बुक रही ऑन द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक वर्णवाद द्वारा नई जातियों का विकास। इस पुस्तक को इन्होंने पढ़ा, इन्होंने लिखा और संसार की दूसरी से यह सबसे बड़ी पुस्तक रही जो सबसे लंबे समय तक पढ़ी जाती रही। आइए देखते हैं। मैंने बताया कि इन डार्विन की थियरी में अपने सिद्धांतों के उल्लेख में डार्विन ने क्या उल्लेख दिया। ध्यान रहे कि दोनों वैज्ञानिकों का एग्जाम्पल जिराफ है, जिराफ का एग्जाम्पल दोनों वैज्ञानिक ले रहे हैं। जिराफ के विषय में इन्होंने कहा कि डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, जैसे वातावरण परिवर्तित हुआ जिराफ अपने को बदल ले गए। टेंडेंसी टू इंक्रीज इन साइज, घास समाप्त हो गई, ग्रास समाप्त हो गई, तो जिराफ अपनी साइज में, लंबाई में उत्तर बढ़ाना शुरू कर दिए। इफेक्ट ऑफ फ्यूजन डिसीज थ्योरी ऑफ ऑर्गन, जिराफ के वे अंग ज्यादा विकसित हो गए जिन अंगों का प्रयोग ज्यादा करते थे, अर्थात गर्दन का प्रयोग ज्यादा करते थे, गर्दन की लंबाई जिराफ की ज्यादा हो गई, नेक की लंबाई जिराफ में ज्यादा बढ़ गई। और इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर जो है, नेक की लंबाई ज्यादा बढ़ गई, इसकी वंशानुगत हो गई उनके जीवों में, उनके आने वाली संतानों में। तो जो है मैंने एक एग्जांपल लिया जिराफ का, जिसके विषय में चार्ल्स जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क ने बताया। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन भी बता रहे हैं, इन्होंने भी जिराफ का एग्जांपल लिया और अपनी थियरी में बता रहे हैं। पहली थियरी इन्होंने दिया इनॉर्मस रेट ऑफ फर्टिलिटी, संतान उत्पन्न करने की प्रबल क्षमता। जरा सुनिए माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरी। एक कवक जो होता है, एक फंगस जो होता है, 1 साल में
एक साल में एक फंगस 65 करोड़ स्पोर का फॉर्मेशन करता है और यह लगातार इसी प्रकार से स्पोर का फॉर्मेशन करता रहता है। तो मैं आपसे पूछता हूं, आप बताइए, अगर यह 5 सालों तक इसी प्रकार से स्पोर का फॉर्मेशन करता रहा, क्या आपको रहने के लिए पूरे पृथ्वी पर कहीं जगह मिलेगी? कहीं नहीं मिलेगी। मैं क्वेश्चन राइज करके छोड़ दे रहा हूं, अभी मैं इसका उत्तर बाद में दूंगा। अगला देख लीजिए, एक समुद्री सीपी है, सी अर्चिन, समुद्री घोंघा जिसको बोलते हैं, सी अर्चिन। जो समुद्री सीपी है ये 60 लाख अंडे प्रतिवर्ष देती है। एक सीपी एक वर्ष में 60 लाख अंडे देती है। अगर ऐसे ही कई सीपियां, एक सीपी ने 60 लाख अंडे एक बार में दे दिया, फिर अगले साल में 60 लाख जो है सीपी ने, यूनियो सीपी ने मिलकर के फिर 60 लाख दे दिया, तो आप बताइए कि कितने हो गए? ये तो कई लाख हो, 36 करोड़ में पहुंच गए। अगर एक बार और अंडा दे देगा तो पता नहीं कितने लाख में पहुंच जाए, कितने अरब में पहुंच जाएंगे। इतनी सारी सीपियां हो जाएंगी तो उनको रहने के लिए स्पेस मिलेगा समुद्र में? नहीं मिलेगा। लेकिन तब भी समुद्र की गहराई यथा थी और आज भी समुद्र की गहराई यथा। आगे देखिए अगला एग्जाम्पल, एक मादा स्कैरिस, स्कैरिस जो पेट का केचुआ होता है, जो पेट में रहने वाला केचुआ होता है वो मादा स्कैरिस है। वह एक साल में 2.7 करोड़ 2,70 लाख अंडे देता है। कहां पाया जाता है? हमारे पेट में पैरासाइट के रूप में है। एक वर्ष में 2.7 करोड़ अंडे दे रहा है और एक अंडे से जो है कई केचुए निकलते हैं। ध्यान रहे, एक केचुए में कई केचुए निकलते हैं। तो इतने अंडे दे रहा है तो कितने केचुए बाहर निकले? पता चला ढेर सारे केचुए बाहर निकले। तो क्या इतने केचुए बाहर निकलेंगे तो हमारे शरीर में अगर इस प्रकार से 2 स्कैरिस भी पाए जाए तो क्या हमारा शरीर लाइव कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है, जीवित रह सकता है? बिल्कुल नहीं। सब केचुए से रह जाएगा एक बार के अंडों से ही, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आइए और आगे देखते हैं। एक मादा हाथी 30 साल में 6 से 7 बच्चों को जन्म देती है। अगर इसकी उम्र 90 वर्ष तक चलती रहे, 30 वर्ष में बच्चों को देना प्रारंभ कर देती मादा हाथी, और अगर 90 साल तक इसकी उम्र चलती रहे तो यह 6 से 7 बच्चों को जन्म देगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसी तरह से अगर हम ध्यान दें कि इसी एक मादा हाथी से जो है, अगर हम देखें कि 750 साल में कितनी हाथियां पैदा हुई, पता यह चलता है 2 करोड़ के ऊपर हाथियां पैदा हो गई। तो इसका मतलब है संसार में सिर्फ एक हाथी नहीं, ढेर सारे हाथी हैं, उनके पेयर हैं। तो इस तरह से हम ये क्या देख रहे हैं? संसार में सिर्फ हाथियों का ही झुंड पाया जा रहा है, सिर्फ हाथियों का ही झुंड संसार में पाया जा रहा है, अन्य जाति नहीं पाई जा रही। सबसे कम बच्चा पैदा करने वाला जीव अगर संसार में कोई है तो क्या, कौन है? शेर, लायन। एक अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ 4 बच्चे पैदा करता है, 2 शेर और 2 शेरनी, 4 बच्चे पैदा करता है। लेकिन उसकी भी जातियों को देखा जाए अगर 750 वर्षों तक, तो वहां भी कई करोड़ की संख्या उत्पन्न हो जाएगी। लेकिन तब भी शेर वैसे ही थे, आज भी वैसे ही हैं। और की बात छोड़ो, आइए अब स्वयं पर देख लिया जाए, ह्यूमन बींग्स पर देखा जाए। जब एक बच्ची जन्म लेती है तो उसके यूटेरस के अंदर लगभग 4 करोड़ अंडे होते हैं। उसके बॉडी के अंदर 4 करोड़ ओम होते हैं। क्या इतने बच्चे वो पैदा कर सकती है? लेकिन मैक्सिमम क्वांटिटी में आपने देखा कि 6, 7, 8, 9, 10, बहुत ज्यादा होंगे तो 12 होंगे। इस तरह से बच्चे पैदा होते हैं, 12 होंगे, 13 होंगे, इस तरह से बच्चे पैदा होते हैं। उसके बाद हमारी पॉपुलेशन इतना ज्यादा होती जा रही है कि आज हम विश्व में दूसरे स्थान पर आ गए पॉपुलेशन में। चाइना पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है पॉपुलेशन में। लेकिन अगर इसी तरह से इनॉर्मस रेट ऑफ फर्टिलिटी होती रही, संतान उत्पन्न करने की प्रबल क्षमता सभी जीवों में बनी रही, सभी जीवों में बनी रही, तो यह प्रकृति के साथ एक खिलवाड़ होगा, नेचर के साथ एक इम्बैलेंसिंग कैरेक्टर होगा। अगर नेचर के साथ एक इम्बैलेंसिंग कैरेक्टर होगा तो नेचर अपने को बैलेंस में लाएगा जरूर माय डियर फ्रेंड्स।
हमने कहा है प्रकृति में जब जब कोई जो है परिवर्तन हुआ है, तो जाहिर सी बात है वह परिवर्तन तब हुआ है जब कहीं न कहीं से उसको प्रभावित किया गया है। अगर हमने प्रकृति को प्रभावित किया तो ये सारे के सारे इफेक्ट उसके हमारे ऊपर आने हैं। कहीं सुनामी के रूप में आ जाएगा, चलो गए 1-2 लाख 2.5 लाख 3 लाख गए। कहीं भूकंप के रूप में आ जाएगा, गए 5 लाख 10 लाख। समझ में आ रहा है ना? अभी देखिए कभी एड्स के रूप में आया तो कई लाखों को ले गया। अभी आप देखिए प्रेजेंट टाइम में कोरोना के रूप में आया है तो कई लाखों को ले गया। तो प्रकृति के साथ जब हम खिलवाड़ करेंगे तब जो है हमारे इस सर्वाइव करने की कंडीशन में, एलाइव करने की कंडीशन में चेंजिंग होती रहेगी माय डियर फ्रेंड्स। इस तरह से आप देखेंगे कि प्रकृति के साथ कभी भी उसके साथ खिलवाड़ नहीं करना है। आज हम लगातार पेड़ों की कटाई करते चले जा रहे हैं। क्या हो रहा है? प्रकृति के साथ हम और आप खिलवाड़ी तो कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? तो इनॉर्मस रेट ऑफ फर्टिलिटी, सभी जीवों में संतान उत्पन्न करने की प्रबल क्षमता होती है। ये छोटा एग्जांपल लेते हैं, पिग यू नो पिग, सुअर एक बार में कम से कम 6 बच्चों को जन्म देती है, अधिकतम 12 बच्चों तक जन्म देती है। एक बार में कम से कम 6 बच्चों को, अधिकतम 12 बच्चों को जन्म देती है। और 1 साल बाद ये फिर 6 बच्चों को जन्म देना शुरू करेगी। अगर 6 बच्चों को जन्म दिया तो अगले साल वो 6 बच्चे मिलकर फिर 6 बच्चों को देंगे, 36 बच्चे हो गए। और अपने लाइफ स्पान में 8 से 10 साल के एज में जाकर के बताइए एक सुअर से कितने बच्चे हो गए। लेकिन ये जा कहां रहे हैं? आइए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, पिग, सॉरी इसका एग्जांपल लेते हैं बिच, कुतिया का। एक बार में 5 से 6 बच्चे पैदा करती है। नॉर्मल कंडीशन मानकर चलना, नहीं तो कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि 10 से 12 बच्चे भी पैदा कर देती हैं। नॉर्मल कंडीशन में मानकर चल रहा हूं 5 से 6 बच्चे पैदा करती हैं नॉर्मल एक बार में। और साल में अगर इन्होंने जो है एक बार में 5 से 6 बच्चे पैदा किया और इस तरह से इनकी संख्या बढ़ती गई, हर साल एक बच्चे पैदा करते गए, हर बच्चा इनका पैदा करता गया, तो एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि हमको और आपको इस पृथ्वी पर रहने के लिए स्पेस नहीं मिलेगा, जगह नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि पूरी पृथ्वी सिर्फ कुत्तों से भर जाएगी। लेकिन ये कुत्ते आखिर जा कहां रहे हैं? जब हम प्रकृति के साथ कोई असंतुलित कार्य करेंगे, प्रकृति उसको स्वयं बैलेंस में बना लेगी। कोई ट्रक के नीचे दब के मर जा रहा है, कोई कहीं मर जा रहा है, कोई कहीं मर जा रहा है, प्रकृति अपना संतुलन स्वयं बनाएगी। हम लाख चिल्लाते रहे हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, कुछ होने वाला नहीं है। सभी व्यक्ति 2 संतान उत्पन्न करें, कुछ होने वाला नहीं है। होने 2 संतानों को, ये मैं नहीं बोल रहा, थियरी बोल रही है कि संतान उत्पन्न करने की प्रबल क्षमता, संतान उत्पन्न करने की प्रबल क्षमता सभी में है। करते रहिए संतान उत्पन्न खूब, प्रभु दे रहा है। 12 बच्चे हो गए, 18 बच्चे हो गए, 20 बच्चे हो गए, दे रहा प्रभु। अब वो 12-18 बच्चे जो हो गए हैं वो भी पैदा करते रहेंगे तो क्या होगा? पॉपुलेशन विस्फोट, जनसंख्या विस्फोट, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जिसको कहा जाता है। जब प्रकृति के ऊपर इस तरह जनसंख्या बढ़ेगी तो आप वनों की कटाई करेंगे, अपने रहने के लिए स्थान बनाएंगे, तमाम प्रकार के कार्यों को करेंगे जो प्रकृति के विपरीत होगा। अगर वो प्रकृति के विपरीत हो रहा है तो प्रकृति में परिवर्तन होना स्वाभाविक है। जब प्रकृति में परिवर्तन हो जाएगा तो जितने हैं, कभी जरा से भी डिग्री इधर उधर घूम गई पृथ्वी तो जितने जो पैदा हुए थे सबके सब नष्ट। बाढ़ आ गई, बह गए, पता नहीं कितने बह गए। इतने कड़ाके की ठंड आ जाएगी कि उसी में मर जाएंगे। वायरल डिजीज आ गई, मर गए। बैक्टीरियल डिजीज फैल जाएगी, मर जाएंगे। तो आपने क्या देखा? प्रकृति अपना संतुलन स्वयं बना लेती है। तो यहां पर सिर्फ मैंने बताया कि नॉर्मल रेट ऑफ फर्टिलिटी, सभी जीवों में संतान उत्पन्न करने की प्रबल क्षमता होती है। दूसरी थियरी बता रहे हैं कांस्टेंट नंबर ऑफ स्पीशीज, इतनी संतान उत्पन्न होने के बाद भी कांस्टेंट नंबर इनका बना हुआ है। रीजन क्या है?
जैसे जैसे इनकी संख्या बढ़ती जाती है, ये क्लाइमेट के अनुरूप अपने को नहीं बना पाते हैं, क्लाइमेट के अनुरूप अपने को नहीं बना पाते हैं। इसलिए क्या होता है, इसलिए जो है इनकी जातियां जो है वो मर जाती है, समाप्त हो जाती है। तो इसीलिए इनकी स्थिर संख्या बनी हुई है। अगर कोई पूछता है कि इतने ज्यादा पॉपुलेशन होने के बाद इनकी संख्या स्थिर क्यों बनी हुई है, तो आप बताएंगे कि वे जीव अपने को क्लाइमेट के अनुरूप बना नहीं पा रहे हैं, अनुरूप ढाल नहीं पा रहे, इसलिए इनकी संख्या जो है लगातार बनी हुई है, कांस्टेंट बनी हुई है। थर्ड थियरी है ये स्ट्रगल फॉर एन एग्जिस्टेंस। अरे भाई इतने ज्यादा पैदा हो गए तो घर में रहने के लिए जगह भी तो चाहिए। 12 बच्चे पैदा हो गए, घर में रहने के लिए जगह तो चाहिए। एक ही कमरा, 2 कमरे हैं और 12 बच्चे हैं और आप हैं और आपका परिवार है, औरत है, तो 14 हो गए। 12 बच्चे, 2 हम और परिवार हमारा, तो 14 हो गए। 14 लोगों को एक कमरे में रखना है। पता लगा किसी के पैर किसी के मुंह पर, किसी का हाथ किसी के मुंह पर, किसी के पैर पर, तो इस तरह से किसी तरह से छोटे हैं तो जीवन यापन कर लेंगे। बड़े हो गए तो क्या एक साथ रह सकते हैं? नहीं रह सकते। ऐसी कंडीशन में करना क्या है, स्ट्रगल फॉर एन एग्जिस्टेंस, जीने के लिए संघर्ष हो जाएगा। जातियों की संख्या लगातार उत्तर उत्तर बढ़ती जा रही है, हिरणों की संख्या बढ़ती जा रही है, नीलगायों की संख्या बढ़ती जा रही है, चौपायों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बढ़ने दीजिए। अब ये जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, भोजन नहीं मिल रहा है। छोटा सा चरागाह था, सब चरागाह खा ले गए, चर ले गए। अब इनको छोड़ा जाएगा तो वे आपस में संघर्ष कर बैठेंगे कि इसमें अभी छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक छोटा सा रूम है, इसमें मैं 10 बच्चों को, 15 बच्चों को एक साथ पढ़ा सकता हूं। एडमिशन मैंने 70 बच्चों का ले लिया। अब बताइए 70 बच्चे कैसे एक साथ पढ़ेंगे? तो दरवाजे को तोड़ते हुए घुसेंगे और एक एक बेंच पर पता चलेगा, एक एक सीट पर पता चलेगा 2-2 बच्चे बैठ गए, सीट भी टूट गई। होगा कि नहीं होगा? जाहिर सी बात है, होना है, स्वाभाविक है। तो स्ट्रगल फॉर एन एग्जिस्टेंस, जीने के लिए संघर्ष करना, शिक्षा दीक्षा के लिए संघर्ष करना, हर क्षेत्र में संघर्ष। आज हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हो गई है कि हम जिस क्षेत्र में जा रहे हैं वहां स्ट्रगल कर रहे हैं, वहां संघर्ष कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये संघर्ष भी 3 प्रकार का हो। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रगल। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्ट्रगल? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रगल। इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल, अंतरजातीय संघर्ष, अंतरजातीय संघर्ष। और अंतरजातीय संघर्ष जैसे विभिन्न जातियों के बीच, विभिन्न जातियों के बीच अंतरजातीय है ना, अंतरजातीय विभिन्न जातियों के बीच। अब यहां आकर के एक शेर आ गया, घुस गया कमरे में, आदमी आके उसमें रहेगा? कभी नहीं रहेगा। या तो शेर को भगाएगा तब रह पाएगा, सर्प आ जाएगा नहीं रह पाएगा, उसको भगाएगा तब आकर के यहां रहेगा। विभिन्न जातियों के बीच संघर्ष हुआ। क्लाइमेट में जीने के लिए विभिन्न जातियों के बीच संघर्ष हुआ। जो जाति अपने को सर्वोत्तम सिद्ध कर सकी वही रहने के अधिकारी, जो जातियां भाग गई वो मर गई, वो क्लाइमेट से विलुप्त हो गई, वो जो है उनका अस्तित्व ही समाप्त हो गया। तो आपने देखा, इसको कहा गया अंतरजातीय संघर्ष, इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल, इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल। दूसरा होता है जो है इन्वायरमेंटल, सॉरी, अंतरजातीय संघर्ष, इंट्रा जो है सजातीय संघर्ष। आइए देखते हैं अंतरजातीय संघर्ष आपने देखा। अब देखिए सजातीय संघर्ष, इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल, सजातीय संघर्ष। एक ही जात के बीच संघर्ष हो रहा है। गाय है तो 150 गाय है, भैंस है तो 150 भैंस है, बकरी है तो 500 बकरी है, भेड़ है तो 600 भेड़ है। अब उनको चरने के लिए एक दूसरे को मार करके भगा रहे हैं, क्योंकि फूड की संख्या जो है, नंबर ऑफ फूड लिमिट है, एरिया, उसकी एरिया लिमिट है, उतने में सबको सर्वाइव करना है, चरना खाना है। तो लिमिट कांस्टेंट जो है स्पेस को देखते हुए वो आपस में स्ट्रगल कर जाएंगे। इसको कहा गया सजातीय संघर्ष या इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल। इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल किया, जो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट हुआ, योग्यतम की उत्तरजीविता, जो सबको मारकर भगा दिया वही घास को खाएगा, वही रहने का उत्तराधिकारी बनेगा।
इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल। अब उसके बाद इंटर स्पेसिफिक आ जा रहा है, एक जीव तो बच गया लेकिन हर जातियों में एक एक जीव बचा, उनके बीच संघर्ष होना शुरू हुआ। इस संघर्ष से भी अच्छे जीव बच गए। अब आइए तीसरा संघर्ष देखते हैं, क्लाइमेटिक स्ट्रगल। क्लाइमेट के साथ किस प्रकार से स्ट्रगल कर रहा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब ये क्लाइमेटिक स्ट्रगल होना, मैं अलीमुद्दीन शेख कौदरी अपने कौदरी कोचिंग क्लासेस के माध्यम से मैं ये बता रहा हूं। अब आ गया तीसरा, इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल, अंतरजातीय सॉरी क्लाइमेटिक स्ट्रगल। मैंने इंटर स्पेसिफिक, इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल, इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल, क्लाइमेटिक स्ट्रगल, सजातीय संघर्ष, विजातीय संघर्ष और वातावरणीय संघर्ष, क्लाइमेटिक स्ट्रगल। अब एक क्लाइमेट से स्ट्रगल करेंगे, क्लाइमेट से संघर्ष करेंगे, वातावरण से संघर्ष करेंगे, तेज धूप हो रही उससे बचेंगे, तेज आंधी आ रही उससे बचेंगे, बाढ़ आ गई उससे बचेंगे, पानी तेजी के साथ बरसात हो रही है उससे बचेंगे। तो ये वातावरण के साथ संघर्ष हो गया। गर्मी बहुत तेजी के साथ हॉट हो रही, बढ़ रही है, उससे बचेंगे। यदि नहीं बचते हैं तो इनकी संख्या अपने आप स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। बचते हैं तो इनकी जनरेशन चलेगी, नहीं बचते हैं तो इनकी संख्या स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तो आपने देखा अगली थियरी में जाते हैं, विभिन्नताएं एवं आनुवंशिकता, वेरिएशन एंड हेरिडिटी। यहां पर देखिएगा चौथे पर, वेरिएशन एंड हेरिडिटी, वेरिएशन एंड हेरिडिटी, जिसके विषय में कहा गया है जब ये जीव जीने के अधिकारी हो जाएंगे तो इनके अंदर परिवर्तन होगा, जो परिवर्तन होगा उसी की वंशानुगति होगी और वही जीव जीने का उत्तराधिकारी होगा। इसी को कहा गया परिवर्तन तो होता है लेकिन वह परिवर्तन आनुवंशिक हो जाएगा। अपनी चौथी थियरी में बताते हैं योग्यतन की उत्तरजीविता, मायने का सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, योग्यतन की उत्तरजीविता, जीने का अधिकार उसी जीव को होगा जो कि प्रकृति में अपने को पूरी तरह से सक्षम कर लिया हो, उसी को जीने का अधिकार है, अन्य जीवों को जीने का अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि वह जीव जो है वह प्रकृति के अनुसार अपने को ढाल नहीं पाया। तो योग्यतन की उत्तरजीविता, जो जीव योग्य है उसी को जीने का उत्तराधिकार है, जो जीव योग्य नहीं है उसको जीने का उत्तराधिकार नहीं है। अर्थात उत्तराधिकार प्राप्त करने के लिए इनको स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। यदि स्ट्रगल नहीं करते हैं तो उनको यह उत्तराधिकार नहीं मिलेगा जीने का। माय डियर फ्रेंड्स, इसी पर अगली थियरी देखिएगा, पांचवी थियरी है बदलते वातावरण के प्रति अनुकूलन। क्लाइमेट पहले जैसे रहा उस तरह का क्लाइमेट अब नहीं रहा, क्लाइमेट रेगुलर चेंज होते जा रहे हैं। अगर क्लाइमेट बदलता जा रहा है और ये एनिमल अपने को उस क्लाइमेट के अनुरूप जो है नहीं बदल पा रहा है तो क्या होगा, उसकी स्पीसीज ही समाप्त हो जाएगी, उसकी जनसंख्या ही समाप्त हो जाएगी। और बदलते वातावरण के प्रति अगर उसके अंदर अनुकूलन है, अपने को बदलते वातावरण के प्रति उसने ढाल लिया, बना लिया, तो प्रकृति में जीने का अधिकारी है, अन्यथा प्रकृति में जीने का अधिकारी नहीं है। इस तरह से आपने देखा कि जीवों के अंदर बदलते वातावरण के प्रति अनुकूलन होना चाहिए। एट लास्ट थियरी में देखिएगा, जो जीव बदलते वातावरण के प्रति अनुकूलित हो जाएगा वह एक नई जात की उत्पत्ति कर देगा। इसलिए जो डार्विन की नई थियरी उत्पन्न होती है, द ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज, द ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज, नई जातियों की उत्पत्ति। क्यों? क्योंकि यह जात जो नई जात पैदा हो रही है, यह जात विभिन्न प्रकार के संघर्षों को झेलती हुई तब आज जाकर के प्रकृति में उत्पन्न हुई है। तो इस तरह से आपने देखा, मैंने लैमार्क की थियरी और डार्विन की थियरी बता दिया। तमाम आलोचनाएं हुई इन लोगों की, फिर भी इनकी थियरी प्रकाश में आई, लैमार्क और डार्विन की थियरी प्रकाश में आई। और इनकी थियरी के आने के बाद नवलैमार्कवाद आया। नवलैमार्कवाद का अर्थ यह होता है कि लैमार्क की थियरी में जो कुछ भी संशोधन करना था, जहां पर लैमार्क में कमियां आई, उन कमियों को दूर करके, जैसे पेल्विक गार्डिल का होना, सर्प में पेल्विक गार्डिल का होना, पाइथन में, अजगर में पेल्विक गार्डिल का होना, यह बताता है कि सर्प पहले पैरों से चलते थे, लेकिन जमीन पर घिसट करके जब से चलना शुरू किए, धीरे धीरे पैरों का उपयोग उन्होंने समाप्त कर दिया। तो डिसयूज थ्योरी ऑफ ऑर्गन, इन्होंने अपने उस अंग का प्रयोग करना बंद कर दिया। तो क्या हुआ, सब पैर धीरे धीरे समाप्त हो गए। लेकिन आज भी वो गार्डिल
पाइथन में मिलता है, सर्प में आपने देखा है, पाइथन अजगर जिसको बोलते हैं, पाइथन में वो दो जो है पेलिस गार्डिल के जो है वो बोन्स मिलती हैं, इलियम इस्चियम प्यूबिस, वो बोन्स मिलती है आज भी। तो ये उनके अंदर ये अभी आज भी मिलते हैं उसे इसके रूप में, जिसको हम वेस्टिजियल पार्ट के रूप में कहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आइए आगे बढ़ते हैं और मैं अपनी थियरी को या थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूंगा। ह्यूगो डे व्रीज की थियरी को देखिएगा, उत्परिवर्तनवाद को देखिएगा। मैंने कहा कि मैंने बताया है इसके विषय में, इसलिए मैं थोड़ा जो है बहुत ज्यादा नहीं एक्सप्लेन करूंगा, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। ह्यूगो डे व्रीज आपने सुना होगा ऑगस्टस आजमान, ऑगस्टस वाइजमैन का जन्म जो है 1892 में हुआ, 1892 में हुआ, और इन्होंने ही तमाम प्रकार की व्याख्या किया। ह्यूगो डे व्रीज के विषय में आपने सुना होगा। ह्यूगो डे व्रीज, इनका सिद्धांत मैंने बताया था। इनका एक्सपेरिमेंट जरा सा सुन लीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है। सैट और राइट दो सगे भाई थे जो भेड़ का पालन करते थे, और सन 1791 में, सन 1791 में सैट राइट के पास कुछ भेड़ों का समूह ऐसा था। भेड़ों को लोग दो उद्देश्य से पालते हैं, एक तो फ्लश, दूसरा ऊन। एक उनसे मांस मिलती है, दूसरा उनसे ऊन मिलता है, ऊन। भेड़ से ऊन की लंबाई जो है जितना ज्यादा, ऊन की लंबाई जितना ज्यादा रही वो भेड़ उतनी अच्छी मानी जाती है। तो मैरिनो नाम की भेड़ की लंबाई के उनके जो है हेयर्स की लंबाई सबसे ज्यादा होती है, इसलिए वो भेड़ सबसे अच्छी कैटेगरी मानी गई। तो वहां पर इनकी जो है सैट राइट नाम के जो है दो सगे भाई थे, उनके यहाँ भेड़ थी एनकन रैन नाम की दो भेड़ें थी। एनकन रैन जो लंबाई में काफी ज्यादा थी और बाल भी लंबे थे। इन्हीं दो भेड़ों से अचानक एक ऐसी भेड़ पैदा हो जाती है जो लंबाई में कम है, जो लंबाई में तो कम है, परंतु आप देख रहे हैं कि लंबाई में कम होने की वजह से ऐसा नहीं हुआ कि समाप्त हो गई। लंबाई तो कम हो गई लेकिन बालों की लंबाई बढ़ गई, अर्थात लंबाई कम होने से ये भोजन को कम कर रहे हैं, भोजन को कम ले रहे हैं, कम भोजन को ले रहे हैं, और इनके बालों की लंबाई अधिक मिल रही है। जाहिर सी बात है बालों से इनको ज्यादा जो बेनिफिट मिलने वाला है। तो ह्यूगो डे व्रीज ने अपनी इस थियरी में उत्परिवर्तनवाद में बताया कि जीवों के अंदर होने वाला ऐसा आकस्मिक परिवर्तन, जीवों के अंदर होने वाला ऐसा आकस्मिक परिवर्तन जो कि वंशानुगत हो, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लगातार चल रहा वंशानुगत हो, उत्परिवर्तन कहलाता है, म्यूटेशन कहलाता है। जिस जीव में यह परिवर्तन सबसे पहले देखा जाता है उसी जीव को म्यूटेंट कहा जाता है, उत्परिवर्तक कहा जाता है। जिस जीव में यह परिवर्तन सबसे पहले देखा जाता है उस जीव को म्यूटेंट कहा जाता है। तो एनकन रैन नाम की भेड़ ये म्यूटेंट हो गई, उसके बाद चलने वाली जनरेशन जो है वो म्यूटेशन की श्रेणी में आएंगी। इस तरह से तमाम प्रकार के जीवों में देखा गया। तो उत्परिवर्तन सदैव धनात्मक होते हैं, अर्थात सदैव लाभदायक होते हैं, हानिकारक उत्परिवर्तन नहीं हो सकते, ध्यान रहे। और लगभग सभी जीवधारियों में उत्परिवर्तन करने की प्रवृत्ति होती है, लगभग सभी जीवधारियों में। यह उत्परिवर्तन उनके जैविक द्रव्य में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है, यह उत्परिवर्तन जीवधारियों के जैविक द्रव्य में परिवर्तन के कारण होता है। और स्थितियों के अनुसार मैं बता दूंगा आपको, जातियां क्रॉस कराने से समाप्त नहीं होती बल्कि नई जातियों की उत्पत्ति होती है। विभिन्न जातियों को क्रॉस कराने से जातियां समाप्त नहीं होती बल्कि नई जातियों की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार से ह्यूगो डे व्रीज ने अपना जो एक्सपेरिमेंट किया था वह सांड प्रिमरोज नाम का एक पौधा था जिसका नाम कहा गया इयानोथीरा लैमार्कियाना, जिसका बोटैनिकल नेम रखा गया इयानोथीरा लैमार्कियाना, सांड प्रिमरोज। इस पर इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया और इस पौधे से देखा कि एक ऐसा पौधा पैदा होता है जो धान के खेत में होता है, माय डियर फ्रेंड्स, इयानोथीरा लैमार्कियाना, सांड प्रिमरोज, ये धान के खेत में ज्यादा पाया जाता है। तो ऐसे पौधे जो है जिस पर अपना एक्सपेरिमेंट ह्यूगो डे व्रीज ने किया, तो आपने देखा कि इनके तने की लंबाई जो है पोर में इंटरनोड की लंबाई ज्यादा थी, लेकिन एक ऐसा पौधा भी पैदा हुआ जिसके इंटरनोड की लंबाई कम हो गया, पौधे की लंबाई जो बड़ी थी वो छोटी हो गई। क्या स्थिति आई? ऑल ऑफ सडन चेंजिंग हुई, लेकिन वह चेंजिंग जो है वह जेनेटिक हो गई, एडवांसिक हो गई। तो
तो ऑल ऑफ सडन चेंजिंग हो, लेकिन वो क्या हो, आनुवंशिक हो, हेरेडिटिक हो जाए, ऐसे ही चेंजिंग को बोला गया म्यूटेशन। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त करता हूं। मैं अलीमुद्दीन शेख कौदरी और मेरा कोचिंग चैनल है कौदरी कोचिंग क्लासेस और मेरा यूट्यूब का चैनल है अलीमुद्दीन शेख कौदरी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी लोग मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, हमारा लेक्चर मैंने कहा प्रतिदिन चलता रहेगा। पर डे मैं अपना कोई न कोई लेक्चर आपको देता रहूंगा, बताता रहूंगा, समझाता रहूंगा। इस तरह से आपको एक नए नए टॉपिक के विषय में प्रतिदिन जो है मिलता रहेगा। सो जो है हर क्षेत्र में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, जूलॉजी में, बॉटनी में, सारे विषयों पर मैं आपको व्याख्या देता रहूंगा। और आप लोग मैक्सिमम वे में चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, देखिए उसको पूरी तरह से वॉच करिए, उसका नोट बनाइए और नोट बनाने के बाद तब आप क्वेश्चन उसका सॉल्व करना स्टार्ट करिए। सो इसी के साथ मैं अलीमुद्दीन शेख कौदरी आज के अपने इस टॉपिक से विदा लेता हूं और हमारा अगला टॉपिक कल शुरू होगा नेक्स्ट टॉपिक के लिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ध्यान दीजिएगा, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अपने नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम जो है आपको से पहले से ही बता दे रहे हैं, पेन और रफ लेकर के आप लोग बैठेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक चलेगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।